Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about Goa Liberation Day. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Post Independence History point of view. देखिए, हर साल 19 दिसंबर को हम लोग गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं अक्रॉस द कंट्री, यानी कि कल का दिन, क्योंकि इसी दिन को गोवा वाज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्टुगीज रूल इन 1961। तो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, बट गोवा को आज़ादी 1947 में नहीं मिली। इट गॉट लिबरेटेड इन 1961। थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं तो देखिए, गोवा वाज अ पोर्टुगीज कॉलोनी और इसको पोर्टुगीज ने अपनी कॉलोनी बनाया सिंस 1510। हुआ क्या कि एक पोर्टुगीज जनरल जिसका नाम था अफोंसो डे अल्बुकर्क, ही विथ एड ऑफ सपोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर डिफीटेड बीजापुर सुल्तान in 1510 and captured Goa, and there he established Portuguese colony. And since then Portuguese have been in control of Goa. जब हमारे देश के अंदर नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में इसको और ज़्यादा सपोर्ट मिला विथ अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, तो वो जो धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट पिक करने लगा उसमें गोवा के लोग भी पार्टिसिपेट करने लगे. दे ऑल्सो वांटेड इंडिपेंडेंस ऑफ गोवा, बट इन जनरल जो नेशनल मूवमेंट था दैट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जबकि गोवा वाज अ पोर्टुगीज कॉलोनी. कई सारे गोवा के लोग गांधीयन सत्याग्रह में पार्टिसिपेट भी करते थे, लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, पोर्टुगीज रेफ्यूज टू गिव अप देयर कंट्रोल ओवर गोवा. गोवा के लोगों ने फ्रीडम की डिमांड की, येट दे वर डिनाइड. बाद में सीइंग द डिमांड ऑफ पीपल ऑफ गोवा, डिमांड फॉर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये डिमांड देखते हुए पीपल ऑफ गोवा ऑल्सो वांटेड डेमोक्रेसी. हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने फैसला किया कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज विल इंटरवीन इन गोवा एंड लिबरेट इट. फिर लॉन्च किया गया ऑपरेशन विजय, जिसके अंतर्गत ऑल द 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, नेवी, एयर फोर्स एंड आर्मी, दे इम्प्लीमेंटेड अ जॉइंट ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, जिसकी मदद से गोवा को लिबरेट कराया गया ऑन 19 दिसंबर 1961. और इसी कारण से 19 दिसंबर को हम लोग गोवा लिबरेशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हमने आपको दे रखा है. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. थोड़ा सा आपको अपने हिस्ट्री का नॉलेज लगाना पड़ेगा कि पोर्टुगीज लोग क्या क्या लेकर के आए, क्या इंट्रोड्यूस किया, ये सब थोड़ा सोचिए फिर जवाब दीजिए. ये तीसरा स्टेटमेंट में आपको ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा अपने हिस्ट्री की बुक को पलटना पड़ेगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आर्म्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम. तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देखते हैं. प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से ही ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या होता है आर्म्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम? देखिए, कुछ देश मिल करके आपस में एक अग्रीमेंट साइन करते हैं और उस अग्रीमेंट के बेसिस पे वो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करते हैं कि कुछ एक तरह के वेपन्स वो या तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर प्रोड्यूस कर भी रहे हैं खुद के डिफेंस के लिए, तो वो आपस से बाहर में उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. इस तरीके के जितने भी अग्रीमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है आर्म्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम. फिगर की मदद से समझते हैं. मान लीजिए कि ये 4 देश है, कंट्री ए, बी, सी एंड डी. इन्होंने आपस में फैसला किया कि दे विल एस्टैब्लिश एन एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, आर्म्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम. तो ये मिल करके एक अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं आपस में, जिसके अंतर्गत ये एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं कि कोई डिस्ट्रक्टिव वेपन वो बनाएंगे नहीं, और अगर बना भी रहे तो वो खुद तक ही रखेंगे या आपस में ही उसका ट्रेड करेंगे. इस ग्रुप से बाहर वो किसी भी देश को ये डिस्ट्रक्टिव वेपन बेचेंगे नहीं, उसके साथ इस डिस्ट्रक्टिव वेपन का ट्रेड नहीं करेंगे.
एक्सपोर्ट कंट्रोल होगा या प्रोडक्शन कंट्रोल होगा या दोनों ही होगा। इस तरीके के जो भी अग्रीमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है आर्म्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल अग्रीमेंट्स या रेजिम्स। इसकी मदद से मेनली कोशिश की जाती है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिससे बड़े स्केल पे तबाही हो सकती है, उसका प्रोडक्शन ना हो। अगर प्रोडक्शन हो भी तो ज़्यादा प्रोलिफरेशन ना हो, यानी कि अलग अलग देशों के पास वो ना पहुंचे। आर्म्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम के अंतर्गत 4 मेन एग्रीमेंट्स आते हैं, और भी हैं छोटे मोटे, बट 4 मुख्य हैं वर्ल्ड स्केल पे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम एंड वासेनार अरेंजमेंट। दीज अग्रीमेंट्स आर इन जनरल नॉन बाइंडिंग, बस वॉलेंट्री कमिटमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज के बेसिस पे हैं ये। बट दीज 4 agreements collectively are known as the 4 pillars of arms production and export control regime। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये ग्रुप बनाया गया था 1974 में, जब भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, पोखरण 1 एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो दुनिया के कुछ देश घबरा गए, पावरफुल देश, कि भारत जैसे देश भी अगर न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेंगे तो फिर उनकी हेजेमनी, डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। तो कुछ एक देश, मेनली ये जो P5 कंट्रीज थे, क्योंकि उन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे तब तक, यूएस, फ्रांस, रसिया, चाइना और ब्रिटेन, यूके, तो इन लोगों ने मिल करके ग्रुप बनाया, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और उस ग्रुप में इन्होंने कमिटमेंट किया एक दूसरे के साथ कि हम इस ग्रुप से बाहर किसी भी देश को ना ही न्यूक्लियर मटेरियल देंगे, ना ही इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। इस ग्रुप के अंदर टोटल आज के टाइम में 48 मेंबर कंट्रीज हैं, एंड दीज कंट्रीज हैव डिक्लेयर्ड अ लिस्ट ऑफ फॉरबिडन आइटम्स, स्पेशली न्यूक्लियर मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, which they will not give to any other country outside this group। भारत ने एनएसजी के अंदर मेंबरशिप लेने के लिए काफी प्रोएक्टिव फॉरेन अप्रोच या फॉरेन डिप्लोमेसी अडॉप्ट की 2016 में। कई सारे देशों को कन्विंस किया, समझाया, क्योंकि देखिए एनएसजी जो 48 मेंबर कंट्रीज अभी हैं वहां पे, उन सब के पास वीटो पावर है ऑन द इशू ऑफ इंक्लूजन ऑफ एनी न्यू मेंबर। तो किसी भी नए देश को इंक्लूड करने के लिए सारे देशों का अग्री करना जरूरी है। तो भारत इन तमाम देशों को कन्विंस कर रहा था कि हमें भी एंट्री दे दो एनएसजी में, ताकि हमें भी न्यूक्लियर मटेरियल, इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी जो है इजीली एक्सेसिबल हो जाए। बट इंडिया वाज डिनाइड एंट्री इनटू एनएसजी। उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था चाइना। चाइना ऑब्स्ट्रक्टेड इंडियाज मेंबरशिप टू एनएसजी। चाइना ने कहा कि इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का इंडिया सिग्नेटरी तो है नहीं। तो मैंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लगभग 1 महीने पहले ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था, इसलिए आज मैं डिटेल में बस नहीं बता रहा हूं, शॉर्ट में बस याद करा देता हूं कि एज पर दिस एनपीटी only 5 countries, and these are P5 countries of UNSC, they are allowed to have nuclear weapon for the time being. Other countries cannot have nuclear weapon, they cannot develop nuclear weapon of their own। तो भारत का कहना है कि एनपीटी इज अ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन। अगर डिसआर्मामेंट करना है न्यूक्लियर वेपन का तो पूरी तरीके से किया जाए। ऐसा क्यों कि कुछ देश को अलाउ किया जा रहा है फॉर द टाइम बिंग, अदर्स नहीं कर सकते। इस कारण से इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी। भारत के साथ साथ पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है, एंड दे हैव डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ देयर ओन। तो चाइना ने कहा कि चूंकि भारत एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, यह बताता है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इंडिया शुड नॉट बी अलाउड एंट्री टू एनएसजी। बेसिकली चाइना तो नहीं चाहेगा कि भारत को किसी भी इंपॉर्टेंट ग्रुप में मेंबरशिप मिले, तो एक नहीं तो दूसरा बहाना लेकर के वो भारत की एंट्री को ऑब्स्ट्रक्ट करता ही रहेगा। तो इस कारण से एनएसजी के अंदर भारत को मेंबरशिप नहीं मिली है। बट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बात की जाए तो ये ग्रुप बनाया गया मेनली विद द एम ऑफ लिमिटिंग द प्रोलिफरेशन, यानी कि राइज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। इसको बनाया गया 1985 में। इसका नाम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे प्रोएक्टिव रोल ऑस्ट्रेलिया ने खुद प्ले किया, कंट्री ऑस्ट्रेलिया ने। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स देश ना बनाए, उनका इस्तेमाल ना हो, उसका एक्सपोर्ट ना हो, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बनाया गया है।
केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर के दुनिया के देशों की चिंता बढ़ गई थी ड्यूरिंग 1980s, जब ईरान और इराक के बीच में लंबे समय तक वॉर चला इन 1980s, और जहां पे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ। तो इनके डिस्ट्रक्टिव नेचर को देखते हुए फिर वर्ल्ड कंट्रीज केम अप एंड क्रिएटेड दिस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इसके अंदर आज के टाइम में 42 मेंबर कंट्रीज हैं, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो ए मेंबर। तो टोटल 43 मेंबर्स हो गए, 42 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर सिंस 2018। फिर तीसरा जो एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन कंट्रोल रेजीम विथ रिस्पेक्ट टू आर्म्स है, वो है वासेनार अरेंजमेंट। तो वासेनार अरेंजमेंट के अंतर्गत जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट किया है कि दे विल मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल एज फार एज ट्रेड ऑफ कन्वेंशनल आर्म जैसे AK-47 हो गया, या ड्यूअल यूज गुड्स जैसे कि डायनामाइट हो गया, इनका ट्रेड या प्रोडक्शन को लेकर के वो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और सेल भी करेंगे, जब एक्सपोर्ट भी करेंगे तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से। किसी इररेस्पॉन्सिबल देश को ये वेपन नहीं दे देंगे। ये नहीं कि जाकर के तालिबान को दे दिया खूब सारा AK-47, ये सब नहीं करेंगे। दैट इज द आइडिया अंडर वासेनार अरेंजमेंट। तो फोकस इज ऑन कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स, जिनका अलग अलग पर्पस है। ड्यूअल यूज मतलब सिविलियन पर्पस से भी इस्तेमाल हो सकता है, मिलिट्री पर्पस से भी इस्तेमाल हो सकता है, ऐसी चीजों का आ गया ड्यूअल यूज गुड्स। इसको लाया गया था 1996 में। इसका हेडक्वार्टर है इन वियना, ऑस्ट्रिया। It has been named after Wassenaar, which is a place in the Hague, near Hague in Netherlands. इसके अंदर 42 कंट्रीज हैं। ऑल द मेजर कंट्रीज आर इट्स मेंबर, US एंड रसिया जैसे। भारत इसका मेंबर बना साल 2017 में। इनफैक्ट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए पावर में 2014 में, तो उन्होंने काफ़ी प्रोएक्टिवली कोशिश की कि चारों ग्रुप के अंदर मेंबरशिप मिल जाए भारत को। बस NAG में नहीं मिल पाया, बाकी तीनों के अंदर मिल गया। तो देखते हैं, NAG भी हम देख चुके हैं, इसमें भारत को मेंबरशिप नहीं मिली अभी तक। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार में मिल चुका है। चौथा है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम। तो जो भी मिसाइल्स का प्रोडक्शन है या ट्रेड है, मिसाइल्स या कोई भी इस तरीके के अनमैन्ड एयर व्हीकल्स जो 500 किलोग्राम तक का पेलोड, यानी कि 500 किलोग्राम तक का एक्सप्लोसिव, मिसाइल्स का काम क्या होता है, एक्सप्लोसिव्स को कैरी करना। तो 500 किलोग्राम का पेलोड या 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाले जो मिसाइल्स हैं, उनके एक्सपोर्ट को लेकर के रिस्ट्रिक्शन लगाता है ये रेजीम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, MTCR। दिस वाज क्रिएटेड इन 1987 बाय G7 कंट्रीज। इसके टोटल 36 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया गॉट मेंबरशिप टू MTCR इन 2016। तो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है कि 3 इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन कंट्रोल रेजीम्स ऑफ आर्म्स में भारत को मेंबरशिप मिल गई। NAG में नहीं मिली है बिकॉज ऑफ चाइना। न्यूज जो है वो काफी सरल है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कि अमेरिका अपने MTCR जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम वाला नॉर्म है, उसमें थोड़े बदलाव ला रहा है। तो हर एक देश अपने अपने हिसाब से कुछ कमिटमेंट करता है, कि जैसे अमेरिका इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट का मेंबर है, इंटरनेशनल नॉर्म का मेंबर है, तो उसने अपने अपने हिसाब से कुछ कमिटमेंट्स किए हैं कि मैं इस तरीके के वेपन्स किसी और देश को नहीं बेचूंगा एंड ऑल। तो अमेरिका उस नॉर्म्स में, उस कमिटमेंट में टुवर्ड्स MTCR थोड़े से बदलाव ला रहा है हाल फिलहाल में। और हो सकता है कि इस बदलाव के बाद भारत और अमेरिका के बीच में मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो और बेहतर हो जाएं, क्योंकि नॉर्म्स थोड़े से लिबरलाइज होंगे शायद से। न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट वाज दिस 4 डिफेंस रिलेटेड या आर्म्स रिलेटेड एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन कंट्रोल रेजीम। देखिए, वासेनार अरेंजमेंट और MTCR को लेकर के कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है, बट NSG से एसोसिएटेड एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका हवाला देकर के चाइना ने भारत की एंट्री को NSG से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप डील्स विथ बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स, तो इनको लेकर के 2 इंटरनेशनल ट्रीटी हैं, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो ओवरसी करता है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, और ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है NSG से संबंधित, तो दोनों प्रश्न आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट FDI। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, FDI और FPI क्या होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, ये हमने डिटेल्ड एनालिसिस की थी लास्ट मंथ ही इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 12 नवंबर 2024।
दोनों ही तरीके हैं, रूट्स हैं जिसकी मदद से फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि कंपनियां या इंडिविजुअल्स भारत के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट एफडीआई इज मोर टेंजिबल मेथड. एफपीआई इज वाया शेयर्स एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स. तो शेयर मार्केट से शेयर खरीद लिया तो एफपीआई हो गया मान लीजिए. और किसी इंडियन कंपनी में किसी फॉरेनर ने अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए शेयर मार्केट से तो दैट विल बी पार्ट ऑफ एफपीआई. सीधा सीधा आकर के फैक्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगाई तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बाकी डिटेल में तो मैंने डिस्कस किया ही है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ लास्ट मंथ. एफडीआई, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन कंपनी और इंडिविजुअल इन इंडिया, तो दैट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एफडीआई. एफडीआई की मदद से कैपिटल तो आता ही है, पैसा तो आता ही है, एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी और स्किल्स भी आती हैं देश के अंदर. एफडीआई दो तरीके की हो सकती हैं ब्रॉडली. ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब एकदम नया फैसिलिटी, नया प्रोडक्शन सेंटर बनाया जाए राइट फ्रॉम स्क्रैच, तो उसको कहा जाता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. ब्राउन फील्ड मतलब एग्जिस्टिंग किसी कंपनी के साथ मर्जर कर लिया, एग्जिस्टिंग किसी फैक्ट्री को अक्वायर कर लिया, तो उसको कहा जाता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट. अब एफडीआई को लेकर के जो नियम कानून है दे आर डिसाइडेड एज पर दिस एक्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. और एफडीआई को ओवरऑल रेगुलेट करने वाली बॉडी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. एफडीआई दो तरीके से अलाउड है. एक है ऑटोमेटिक रूट. तो कुछ कुछ सेक्टर्स में कैसा है कि अगर फॉरेन कंपनियां इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो सीधा सीधा आकर के इन्वेस्ट कर सकती हैं, उनको भारत सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. तो सच काइंड ऑफ एफडीआईज आर नोन एज ऑटोमेटिक रूट एफडीआई. जबकि कुछ ऐसे भी एफडीआई हैं जो अलाउड हैं, किया जा सकता है बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, बट ओनली व्हेन दे गेट गवर्नमेंट अप्रूवल, तो उनको कहा जाता है अप्रूवल रूट एफडीआई या गवर्नमेंट रूट एफडीआई. तो ये हैं दो एंट्री रूट्स ऑफ एफडीआई, ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट रूट. करंट न्यूज काफी सिंपल है कि भारत के अंदर अप्रैल 2000 से लेकर के अभी तक ओवरऑल $1 ट्रिलियन से ज्यादा एफडीआई हो चुका है इन ग्रॉस मैनर. तो कलेक्टिवली इन लास्ट 24 ईयर्स फ्रॉम अप्रैल 2000 to now, India has got more than $1 ट्रिलियन of FDI. So this is a milestone in itself. Gross FDI inflow has crossed $1 ट्रिलियन. बट अगर कंट्री वाइज बात की जाए तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है फ्रॉम कंट्रीज लाइक मॉरिशस विच इज ऑन टॉप एंड सेकेंड इज सिंगापुर. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू नेशनल म्यूजियम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो भारत ने फ्रांस के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसकी मदद से एक नया नेशनल म्यूजियम डेवलप किया जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर. दिस नेशनल म्यूजियम विल बी मॉडल्ड इन लाइन विद द लूफ म्यूजियम ऑफ पेरिस, जो वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है लूफ म्यूजियम ऑफ पेरिस. उसी तर्ज पे वैसा ही स्ट्रक्चर का बनाया जाएगा ये नेशनल म्यूजियम. और हमारे देश का नेशनल म्यूजियम का नाम होगा युग युगीन भारत. और ये नेशनल म्यूजियम विल बी लोकेटेड एट नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक. तो जो भारत सरकार के जो सेक्रेटरीज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके जो बिल्डिंग्स ऑफिसेज होते हैं और तमाम मिनिस्ट्री जो होती हैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में, वहीं पे ये म्यूजियम भी बनाया जाएगा. तो जो अलग अलग डिफेंस मिनिस्ट्री और ये सब मिनिस्ट्रीज होती हैं ये भारत सरकार की इन दो ऑफिसेज या ब्लॉक्स में होती हैं, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक. या पार्लियामेंट बिल्डिंग के आगे थोड़े दूर पे हैं ये नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक. तो वहीं पे बनाया जाएगा ये न्यू नेशनल म्यूजियम. And once completed, this museum, Yug Yugin Bharat, will be world's largest museum. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. गोल्ड मोनेटाइजेशन से संबंधित दूसरा स्टेटमेंट बस गलत है. एफडीआई थोड़ी बढ़ाना लक्ष्य है हमारा गोल्ड के अंदर विथ हेल्प ऑफ दीज स्कीम्स. बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है. सैक्रेड ग्रुप्स, सेकंड स्टेटमेंट इज क्लियरली रॉन्ग, इट वाज सिंपल वन. डॉल्फिन्स, देखिए डॉल्फिन्स, इवन रिवर डॉल्फिन्स हैव डिफरेंट जेनस. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वाचिंग.